नमस्कार दोस्तों, 25 मार्च 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। 3 आर्टिकल्स में स्किप करूंगा। क्यों स्किप कर रहा हूं? देखिए, एक तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, एक आपकी आसाम की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और एक इंडिया में डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी की बात हो रही है। द हिंदू है तो सरकार हमारी डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रही है, डेमोक्रेसी को दबा रही है, इसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल रोज छपता है। तो मैं कभी कभी डिस्कस करता हूँ, मैं कभी कभी इग्नोर भी करता हूँ। उस इग्नोर करने के लिए मुझे कमेंट्स में चिकासी सुनाई भी जाती है। बट यहाँ पे 4 आर्टिकल्स मुझे आज की डेट में ऐसे मिले हैं जो बिल्कुल अलग टॉपिक के हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको कवर कर रहा हूँ। जिसमें पहला आर्टिकल मैं कवर करूँगा वो है आर्ट्स एंड अवार्ड्स। रिसेंटली नेशनल फिल्म अवार्ड्स रिलीज हुए हैं। अब आप बोलोगे कि फिल्में हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, फिल्में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये समझना ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में रीजनल फिल्म इंडस्ट्री को कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, ये क्या केवल हिंदी की फिल्मों को अवार्ड दे रहे हैं या फिर मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी हर प्रकार की फिल्मों को अवार्ड मिल रहे हैं? धनुष, वेत्री, मरान, विजय सेतुपति जैसे नाम आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेमस हो रखे हैं। तो कौन से बेसिस पे अभी रिसेंटली जो 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए हैं इनको क्रिटिसाइज किया गया और कौन से बेसिस पे इनकी तारीफ की गई है? तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। एक्चुअली में यहाँ पे 2019 की फिल्मों की बात की जा रही है, लेकिन 2019 की फिल्मों के लिए 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। ओके, तो फिल्म सर्टिफाइड इन 2019 के लिए जो रिसेंटली अवार्ड दिए गए, उन अवार्ड का क्या क्रिटिसाइजमेंट है और क्या तारीफ है उसको समझेंगे। फिर टैक्टिकल एब्सटेंशन, मैंने कल के करंट अफेयर्स में कवर किया था कि श्रीलंका के खिलाफ जो रेजोल्यूशन लिया गया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, उसमें इंडिया ने कोई भी वोट नहीं डाला। तो इंडिया ने यहाँ पे वोट ना डाल के जो इंडिया की तमिल कम्युनिटी है उसके लिए भी कुछ कुछ कर दिया और श्रीलंका के साथ अपने डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग को बनाने के लिए, पॉलिटिकल स्केस को बनाने के लिए भी जो विंडो है वो ओपन रखी है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिडिल पाथ चूज किया है। अब वो मिडिल पाथ कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है, कितना पॉलिटिकल डिफीटिंग हो सकता है, क्योंकि आपको पता है तमिलनाडु में इलेक्शंस होने वाले हैं और तमिलनाडु में श्रीलंका में तमिल्स के खिलाफ अत्याचार वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सेंसिटिव है। पर उसके बावजूद भी सरकार ने अभी तमिल रेजोल्यूशन को लेके श्रीलंका के अगेंस्ट वोट नहीं किया। तो क्यों वोट नहीं किया, उसके बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स किए बताए गए हैं, उनको भी देखेंगे। जैसा कि बताया गया था, आसाम की पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक आर्टिकल है, बीजेपी आसाम में कैसे जीत रही है, सीए एनआरसी, कुछ बात की है इसके बारे में। जरूरत लगा तो बाद में कभी और बात करूंगा, अभी के लिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। वाटर द लूमिंग फ्रंटियर, भाई पानी के रिसोर्सेज हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऑथर कुछ बात बोल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि देखिए SARS-CoV-2 मतलब SARS-CoV-2 कोविड, ये जो कोरोना वायरस है, दिस इज बेसिकली एयरबॉर्न। हम लोग ज्यादातर ये देखते हैं कि भाई किसी ने छींक दिया, किसी के पास मत जाओ, हमें ये वायरस हो सकता है, ये सब चीजों पे हम ध्यान देते हैं। बट हम कभी इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि भाई वाटर रिसोर्सेज के थ्रू भी हमें ये वायरस हो सकता है। दुनिया भर में कुछ स्टडीज कराई गई, जैसे स्कॉटलैंड में कुछ स्टडी कराई गई है और भी कुछ कंट्रीज में स्टडी कराई गई जहां पे ये पता चला है कि सीवेज वाटर के थ्रू भी कोरोना वायरस फैल सकता है। तो इंडिया में इस कोरोना वायरस या फिर गंदे वाटर के थ्रू और कौन कौन से वायरस फैल सकते हैं, इसको रोकने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या आज की डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज हैं उसके थ्रू हम अपने वाटर पॉल्यूशन को खत्म कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो हमारे सामने वायबल सॉल्यूशंस क्या बचे हुए हैं। और फाइनली एडिंग कोल टू द फायर, आपको पता है कि अडानी का एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको आप बोलते हो कारमाइकल कोल माइनिंग। ऑस्ट्रेलिया की जो क्वींसलैंड डिस्ट्रिक्ट है, जो आप कह सकते हो कि उनका ग्रेट बैरियर रीफ के पास का जो इलाका है, वहां पे अडानी को ये कोल माइनिंग का ठेका मिला हुआ है। वहां से जो कोल माइन किया जाएगा उसको एक्सपोर्ट कहाँ किया जाएगा, इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये जो कारमाइकल कोल माइनिंग प्रोजेक्ट है ऑस्ट्रेलिया का, इसके खिलाफ दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुए। केवल ऑस्ट्रेलिया में नहीं, दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुए। अडानी का $16.5 बिलियन का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी कुछ सब्सिडीज और इंसेंटिव्स दे रही है। तो ये प्रोजेक्ट डेंजरस क्यों है, ये प्रोजेक्ट प्रोग्रेसिव क्यों नहीं है, इन सब चीजों के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की अगर आप बात करो तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये जो अडानी कोल माइनिंग वाला टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे टेकअप करेंगे। 4 आर्टिकल्स हैं और चारों आर्टिकल्स में कहूंगा डिफरेंट है। मैं यही कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट एडिटोरियल के आर्टिकल्स लूं ताकि करंट अफेयर्स का भी आपका होलिस्टिक रिवीजन होता रहे। इसलिए मैं रिपीटेड आर्टिकल्स को अक्सर कर यहाँ पे स्किप भी कर देता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, आर्ट्स एंड अवार्ड्स से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत सेल्फ प्रमोशन तो देखिए करना ही होता है। तो वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए अगर अब तक आपने नहीं दबाया है। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ जिनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है,
चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में बताएं। वर्ड ऑफ द माउथ मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितना ज़्यादा आप अपने दोस्तों को इन वीडियोस को देखने को बोलेंगे, ऑब्वियसली बात है उनको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो उनको भी अच्छी लग सकती है। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी किताब हो, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री हो, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स हो, सतीश चंद्र की मीडियल हिस्ट्री, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हो, सब कुछ मैं बना रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, कुछ वीडियोस बाकी हैं, धीरे धीरे करके बना रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। जब भी मुझे मौका मिलेगा आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, मैसेजेस पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए, चूंकि यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। और आपको जो मैं बाकी करंट अफेयर्स की इंडिविजुअल वीडियोस बनाता हूं उनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी। अब बात करते हैं 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए मंडे को, और यहाँ पे उन फिल्म्स को बात की गई है जिनको 2019 में सर्टिफिकेशन मिला। पहले क्यों नहीं आए तो ऑब्वियसली बात है, कोरोना का पैंडेमिक था तो उस समय फिल्म अवार्ड्स नहीं आ पाए। अब यहाँ पे जब भी फिल्म अवार्ड्स निकल के आते हैं, कहीं ना कहीं सेट ऑफ कंट्रोवर्सीज होती हैं। पहले कंट्रोवर्सी ये होती थी कि भाई जो स्टार किड्स हैं इनको ज़्यादा अवार्ड्स मिलते हैं। अब कंट्रोवर्सी इस साल ये बताई जा रही है कि वो लोग जिनका पॉलिटिकल अलाइनमेंट मेजॉरिटी पार्टी की तरफ रहा है उनको ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। ये क्रिटिसाइजमेंट कौन से बेसिस पे हो रहा है? तो रिसेंटली जो कंगना रनावत नाम की एक्ट्रेस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रो बीजेपी बताई जाती हैं, और ये जो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था उसमें उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार के अगेंस्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाफ बहुत कुछ बोला था, तो उनको काफ़ी प्रो बीजेपी या प्रो सेंट्रल गवर्नमेंट देखा गया। तो इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है पंगा मूवी के लिए, मणिकर्णिका मूवी के लिए, द क्वीन ऑफ झांसी। तो इन अवार्ड्स के चलते कहीं ना कहीं इस कंगना रनावत वाले प्राइस के चलते कहीं ना कहीं इन अवार्ड्स को बायस भी बोला जा रहा है। बट ठीक है, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज तो होती ही रहती हैं। ज़रूरी ये है कि ये जो पर्टिकुलर नेशनल फिल्म अवार्ड्स आया है ये कौन से पॉइंट पे प्रोग्रेसिव है, इसको समझना ज़रूरी है। प्रोग्रेसिव चीज़ें क्या क्या है? तो देखिए यहाँ पे इन नेशनल फिल्म अवार्ड्स में जो लेस नोन फिल्म हैं, जिनकी कोई बात नहीं करता बट कहीं ना कहीं उन फिल्म्स की क्वालिटी है, या फिर वो फिल्म्स जो कि डिफरेंट पॉकेट से हैं, तो मतलब सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, जो हमारी देश की रीजनल फिल्म इंडस्ट्री है उसको भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, बंगाली में जो फिल्में रिलीज होती हैं उनको भी यहाँ पे बहुत रिकॉग्निशन मिला है, उनको भी यहाँ पे बहुत से अवार्ड्स मिले हैं। तो पहली बात, उन फिल्मों को अवार्ड मिलना जिनकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होती है, जो लेस नोन फिल्म्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा लोग देखते नहीं है बट उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उनको अवार्ड दिए गए हैं। प्लस रीजनल फिल्म इंडस्ट्री, रीजनल लैंग्वेज की फिल्मों को भी यहाँ पे बहुत अवार्ड मिले हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत प्रोग्रेसिव ट्रेंड है। एक तमिल और तेलुगु फिल्म को अगर नेशनल फिल्म अवार्ड मिलता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो नेशनल व्यूअरशिप है वो बढ़ती है। आज की बात में आप देखो तो जो साउथ इंडिया के फिल्म स्टार्स है ना, वो केवल साउथ इंडिया में फेमस नहीं है, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत फेमस है। नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं वो साउथ इंडियन फिल्म्स को देखना पसंद करते हैं। ये अलग बात है कि भाई भाषा कहीं ना कहीं एक बैरियर हो जाती है। तेलुगु में जो फिल्म रिलीज हुई है, तमिल में जो फिल्म रिलीज हुई है, वो नॉर्मल का केस में अगर मैं देखूं या आप देखो जो कि एक हिंदी बेल्ट वाले राज्य में रहता है उसको नहीं समझ में आएगी। बट आज की डेट में पैन इंडिया थिएट्रिकल सीरीज काफी आसान हो गया है, क्योंकि जो फिल्में होती है ना वो सबटाइटल्स ये ऑडियो डबिंग के साथ रिलीज होती हैं, और जब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अमेजन, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे सबटाइटल्स के साथ रिलीज होती हैं, ठीक है, डबिंग के साथ रिलीज होती है, तो उनको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। अब ठीक है भाई, वो नेचुरल डायलॉग डिलीवरी नहीं हो पाती है, जो एक्चुअली में हीरो हीरोइन के डायलॉग्स है वो नहीं हो पाते हैं, बट फिर भी समझ में आ जाती है मूवी। तो आप देखिए धनुष, वेत्री मारन, विजय सेतुपति जैसे जो स्टार्स हैं वो सिर्फ तमिल सिनेमा में फेमस नहीं है, वो पूरे नॉर्थ इंडिया में फेमस है। कहीं ना कहीं लोगों को उनकी एक्टिंग पसंद आती है। इन्हीं 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में असुरन मूवी के लिए धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। ये जो असुरन मूवी है इसको बेस्ट तमिल फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सेतुपति, विजय सेतुपति को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर सुपर डीलक्स का अवार्ड दिया गया। फिर धनुष के साथ बेस्ट एक्टर के ऑनर्स को हमारे मनोज बाजपेयी साहब, जो कि काफ़ी फेमस हैं, इनकी एक्टिंग का लोग लोहा मानते हैं, इनको भी अवार्ड मिला है इनकी परफॉर्मेंस भोंसले के लिए। फिर कन्नड़ मूवी अवाने श्रीमान रैना को बेस्ट एक्शन डायरेक्शन का अवार्ड मिला है। मलयालम पीरियड की मैग्नम ओपस मरक्कार लॉयन ऑफ द अरेबियन सी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो काफ़ी सारे अवार्ड्स यहाँ पे जो रीजनल फिल्म इंडस्ट्री है उसको दिए गए हैं, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी प्रोग्रेसिव ट्रेंड ऐसा बोला जाएगा।
तो 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में देखिए इस प्रकार के ट्रेंड के बहुत यूजेज होते हैं। एक तो नेशनल एसिमिलेशन बढ़ता है। नॉर्थ के लोग जब साउथ इंडिया की फिल्में देखेंगे और साउथ के लोग जब नॉर्थ इंडिया की फिल्में देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडियननेस वाली जो भावना होगी ना वो बढ़ेगी। कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि ये जो रेशियल डिवाइड है, रीजनल डिवाइड है, लैंग्वेज डिवाइड है, कल्चरल डिवाइड है, जोग्राफिकल बैरियर है, जोग्राफिकल बैरियर तो खैर नहीं है बट दूर है, तो ये सब कम होगा। ठीक है, तो नेशनल एसिमिलेशन भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये जो रिकॉग्निशन है दैट इज क्वाइट गुड। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी भी यहाँ बढ़ेगी। जिन अवार्ड्स को हमेशा इस बात पर क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये तो स्टार किड्स को ही सपोर्ट करते हैं, उनको पैन इंडिया क्रेडिबिलिटी मिलेगी। हालांकि इन अवार्ड्स को क्रिटिसाइज भी इस बात पे किया गया है कि भाई कंगना रनावत को यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फॉर पंगा एंड मणिकर्णिका, और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि भाई इनकी पॉलिटिक्स की वजह से कंगना रनावत को अवार्ड मिला है। बट कहीं ना कहीं कुछ लोग कंगना रनावत की एक्टिंग को भी पसंद करते हैं। कंगना रनावत में टैलेंट तो देखिए है ही, हालांकि वो बहुत मुंह फट है, उनके जो जी में आता है वो बोल देते हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म में इस प्रकार से बोलने को प्रॉपर नहीं समझा जाता है। बट ठीक है, कहीं ना कहीं एक्टिंग में उनका टैलेंट है। आगे बात की जाए तो यहाँ पे इस नेशनल फिल्म अवार्ड्स में और भी कुछ ऐसे रिकॉग्निशन जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की कुछ फिल्मों को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। एक खासी फिल्म है ल्यूदू, उसको बेस्ट ऑडियोग्राफी का अवार्ड मिला है, लोकेशन रिकॉर्ड साउंड रिकॉर्डिस्ट में। वाटर बरियल, ठीक है भाई, तो खासी फिल्म ल्यूदू फॉर बेस्ट ऑडियोग्राफी का उसको अवार्ड मिला हुआ है। और वाटर बरियल नाम की मूवी है, देखिए मूवी का नाम यहाँ पे क्या है, एक मूवी है ल्यूदू और एक मूवी है वाटर बरियल। तो ल्यूदू को बेस्ट ऑडियोग्राफी का अवार्ड मिला, नॉर्थ ईस्ट की मूवी है। वाटर बरियल को क्या अवार्ड मिला, बेस्ट फिल्म फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ये जो वाटर बरियल नाम की मूवी है अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल मोनपा लैंग्वेज पे बेस्ड है और कहीं ना कहीं ये नॉर्थ ईस्ट की यूनिक, आप कह सकते हो कल्चरल इनोवेशन या फिर कल्चरलनेस को डिप्लेक्ट करता है, कल्चरल आइडेंटिटी को डिप्लेक्ट करता है टू बी प्रिसाइज। तो आप इन फिल्मों के नाम को कोट कर सकते हो, खासी फिल्म ल्यूडू और अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल मोनपा लैंग्वेज में वाटर बरियल नाम की मूवी। इन नामों को अगर आप किसी रिलेटेड क्वेश्चन में कोट करते हो तो डेफिनेटली आपको थोड़े नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि भाई साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो, इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट फिल्म इंडस्ट्री को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन दिया गया है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, फॉर फिल्म इंडस्ट्री दैट रियली एंजॉय देयर प्लेस इन द सन, मतलब कि वो फिल्म इंडस्ट्री जिनको जल्दी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है उनको नेशनल अवार्ड मिलना, ये कहीं ना कहीं उनको एक वाइडर ऑडियंस प्रोवाइड करवाएगा। क्योंकि देखिए हमने अभी सुना कि ल्यूडू और वाटर जैसी बरियल जैसी मूवीज रिलीज हुई है नॉर्थ ईस्ट में, तो हो सकता है कि हम में से कुछ लोग भी इस मूवी को देखें। वैसे शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने इन मूवीज का नाम नहीं सुना और ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इस प्रकार की मूवीज को नॉर्थ ईस्ट में ही देखा जाता है। बट जब इन मूवीज को नेशनल अवार्ड मिल गए तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में सब लोग इन मूवीज को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे दो तीन चीजें होंगी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल फिल्म अवार्ड की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, दूसरा हम लोग के सामने जो व्यूइंग चॉइसेस हैं वो थोड़ी ज्यादा होंगी, तीसरा इन इंडस्ट्रीज को एक पुश मिलेगा कि ये आगे आने वाले समय में और मूवीज बनाए। ठीक है, तो ऐसी मूवीज जिनको आगे चलाने के लिए, जिनको लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग मसल की जरूरत ना पड़े, ऐसी मूवीज को, क्वालिटी मूवीज को, नॉन फीचर फिल्म्स को अगर अवार्ड्स दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक इंसेंटिव मिलेगा उन फिल्म मेकर्स को जो कहीं ना कहीं रीजनल और रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री की स्टोरीज को फिल्मों के थ्रू नरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स की यहाँ पे इस क्रेडिबिलिटी की बात की जा रही है। आगे चलते हैं, अगला जो आर्टिकल है वो है किस पे, टैक्टिकल एब्सटेंशन। ये बात की जा रही है श्रीलंका के अगेंस्ट जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का रेजोल्यूशन मूव हुआ है। देखिए श्रीलंका के अगेंस्ट जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल रेजोल्यूशन मूव किया गया वर्चुअली, कहीं ना कहीं इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं इंडिया ने उसको अपोज भी नहीं किया। मतलब इंडिया यहाँ पे श्रीलंका को अपसेट नहीं करना चाहता। ठीक है भाई, अब इंडिया यहाँ पे दो चीजों को देख रहा है, एक तो वो श्रीलंका को एज अ पार्टनर अपसेट भी नहीं करना चाहता है, दूसरा पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ द तमिल को इंडिया इग्नोर भी नहीं करना चाहता है। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसमें कहीं ना कहीं उनकी तमिल माइनॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी के अगेंस्ट अत्याचार हुए हैं, ये बात प्रूवन है, कोई भी इस बात से मना नहीं कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम श्रीलंका इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। श्रीलंका अपने वॉर टाइम पास्ट के लिए अकाउंटेबल होने को तैयार नहीं है। अब ऐसे केसेस में श्रीलंका ऑब्वियस सी बात है पार्टनर्स को ढूंढेगा क्योंकि वो एक क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहता। अभी इंडिया श्रीलंका में एक स्ट्रेटेजिक स्पेस ढूंढ रहा है। आपको पता है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में काफी बढ़ गई है। चाइना श्रीलंका को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताता है। ऑब्वियस सी बात है चाइना श्रीलंका को स्ट्रेटेजिक पार्टनर इसलिए बताता है क्योंकि वो इस इंडियन ओशन के स्फीयर में इंडिया को काउंटर करना चाहता है।
तो भाई चाइना, ये श्रीलंका चाइना के लिए एक बहुत ऑब्वियस चॉइस है। तो ऐसे केसेस में इंडिया को अपना डिप्लोमेटिक स्पेस प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट एट द सेम टाइम इंडिया के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो तमिल माइनॉरिटी है श्रीलंका की, उसको इक्वालिटी मिले, उसको जस्टिस मिले, उसको डिग्निटी मिले, उसको पीस मिले। अब जब 2012 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय पे भी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में श्रीलंका के खिलाफ एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय पे इंडिया ने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। उसका रीजन ये था कि जो तमिलनाडु स्टेट था उसकी सरकार कॉलिशन में थी मनमोहन सिंह जी की सरकार के साथ, कांग्रेस की सरकार के साथ, और वो लोग कांग्रेस की सरकार को लगातार धमका रहे थे कि इस रेजोल्यूशन को फेवर में वोट करे इंडिया। इंडिया ने फेवर में वोट किया, कहीं ना कहीं श्रीलंका में वो बात पसंद नहीं। हालांकि उस समय पे हमारी सरकार ने बोला कि किसी भी प्रकार की इंक्वायरी श्रीलंका के अंदर वॉर क्राइम्स को लेके श्रीलंका के कॉन्फ्रेंस के साथ होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं श्रीलंका के अगेंस्ट वोट किया था इंडिया ने उस समय पे। तो उस समय बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज भी किया कि भाई अपना कोalition को बचाने के लिए ये लोग इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डिसीजंस को सोवरेन तरीके से नहीं ले रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर में आ रहे हैं। तो इन सब पॉइंट्स के बेसिस पे हमारी भारत सरकार को क्रिटिसाइज किया गया था 2012 में। उस समय की पॉलिटिक्स अलग थी। उस समय पे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि कांग्रेस के पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास पूर्ण मेजोरिटी नहीं थी लोकसभा में। आज की डेट में जो हमारी गवर्नमेंट है बीजेपी के पास, उसके पास कंप्लीट मेजोरिटी है। कॉलिशन पॉलिटिक्स नहीं चल रही है इंडिया में। तो कहीं ना कहीं इंडिया की सरकार के पास आप कह सकते हो कि ये लेवरेज है कि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकती है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट डिसीजंस बैलेंस्ड होना चाहिए, और वही बैलेंस यहाँ पे सरकार ने बनाने की कोशिश की है। सरकार तमिल एस्पिरेशंस को भी फॉरवर्ड मूव करना चाहती है। कहीं ना कहीं सरकार बैक एंड से श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेशन को बोलती रहती है कि आप अपने 15th अमेंडमेंट को मानो, आप श्रीलंका की तमिल माइनॉरिटीज को ताकत दो। एट द सेम टाइम कोई रेजोल्यूशन मूव होता है श्रीलंका के अगेंस्ट, तो उस पर सरकार न्यूट्रल रहती है। अगर उस रेजोल्यूशन को फेवर करती सरकार तो श्रीलंका से सीधे सीधे दुश्मनी मिलती। अगर इसको अपोज करती सरकार तो दुनिया भर में इंडिया के जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स का जो स्टैंड है, उसके रिस्पेक्ट में चीज़ें गलत हो जाती। तमिल माइनॉरिटीज़ नाराज़ हो जाती। तमिलनाडु के स्टेट के जो लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा दिखता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तमिल एस्पिरेशंस को प्रमोट ही नहीं करना चाहती है। तो सरकार ने यहाँ पे मिडिल पाथ अपनाया है। हालांकि ये मिडिल पाथ भी तमिलनाडु के लोगों को पसंद नहीं आएगा। तमिलनाडु के लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई तमिल माइनॉरिटीज को श्रीलंका में मारा जा रहा है, तो आप श्रीलंका को अपोज करो ना, ठीक है ना। इस चीज में आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप चुप बैठे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो तमिलनाडु के इलेक्शंस आने वाले हैं, हो सकता है ये जो पॉइंट है वो बीजेपी और AIADMK के कोलिशन के अगेंस्ट चला जाए। अब बात की जाए श्रीलंका की, कहीं ना कहीं श्रीलंका में चीजें गड़बड़ तरीके से हो रही हैं। कहीं ना कहीं श्रीलंका को अकाउंटेबल ठहराने की जरूरत है, ये बात बिल्कुल सही है। 2015 के इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं श्रीलंका डेमोक्रेसी खतरे में लग रही थी। 2015 के इलेक्शन के बाद डेमोक्रेसी थोड़ा बहुत आई। रिसेंटली जो नया संशोधन आया है श्रीलंका में, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बात की है, उसमें क्या बोला गया है कि फिर से पुरानी डेमोक्रेसी की डेफिसिट को लेके आया जा रहा है। तो वहां पे ह्यूमन राइट्स की जो बॉडीज हैं, ओके, जो तमिल माइनॉरिटीज के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको पहले जिस लेवल की ऑटोनॉमी दी गई थी, उस लेवल की ऑटोनॉमी अब वहां पे नहीं दी जा रही। वहां पे जो सिंहला बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, उसके हाथ में पॉलिटिकल पावर को कहीं ना कहीं कंसोलिडेट किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, फिर UN हाई कमिश्नर का यह भी बोलना है कि श्रीलंका में इंक्रीज्ड मिलिटराइजेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की डिफेंडर्स के ऊपर मिलिट्री सर्वेलेंस कर रही है, NGOs के ऊपर मिलिट्री सर्वेलांस कर रही है, ठीक है। एंटी माइनॉरिटी रेटोरिक ओपनली श्रीलंका में प्रमोट किया जा रहा है, और तमिल्स की वेलबींग वहां पे खतरे में है। मुस्लिम माइनॉरिटीज की वेलबींग खतरे में, सबसे ज्यादा खतरे में तमिल की वेलबींग है। तो नो डाउट ह्यूमन राइट्स जो पैरामीटर्स इस समय पे श्रीलंका में चल रहे हैं वो थोड़े खतरे में है, बट उसके बाद भी भारत सरकार को प्रैग्मेटिज्म दिखाना, प्रिंसिपल भी दिखाना। प्रैग्मेटिज्म कैसे, कि श्रीलंका के साथ दोस्ती बना के रखनी है, अपने डिप्लोमेटिक स्पेस को वहां पे बचा के रखना है। प्रिंसिपल कैसे, कि हाँ भाई तमिल माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जो हो रहा है वो सही नहीं है, और कहीं ना कहीं भारत सरकार को ये तो बताना ही पड़ेगा श्रीलंका को कि आप जो कर रहे हैं गलत है, तमिल माइनॉरिटीज को थोड़े बहुत राइट दीजिए। तो इसके बीच में यहाँ पे सरकार एक बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रही है। कुछ हद तक सरकार यहाँ पे बैलेंस बिठा भी पाई है। तो यही बता रहा है ये आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वाटर द लूमिंग फ्रंटियर, देयर आर ओनली 2 अनपॉल्यूटेड फ्रेश वाटर सोर्सेज लेफ्ट इन द कंट्री व्हिच वी मस्ट कंजर्व एंड यूज। देखिए, हम लोग कोविड-19 पैंडेमिक की ग्रिप में है, और कहीं ना कहीं कोविड-19 पैंडेमिक जो कि एक एयरबॉर्न पैंडेमिक है ऐसा हमको लगता है, इसमें हम बाकी पैंडेमिक्स जो कि पानी के थ्रू फैल सकते हैं उसको हम लोग
इग्नोर कर रहे हैं। तो कोविड-19 पैंडेमिक पे इस हद तक ध्यान है कि कंटेमिनेटेड वाटर हमको किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, इस पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा। नीति आयोग और वाटर एड, इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आए हैं कि इंडिया के सरफेस वाटर रिसोर्सेज और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज 70% कंटेमिनेट हो चुके हैं ह्यूमन और दूसरे प्रकार के वेस्ट से, और आगे आने वाले समय में इसी वेस्ट वाटर में बहुत सारे वायरसेस फ्लोट करते हुए नजर आएंगे। अगर आप देखो तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और पैंडेमिक, जो कि आज की डेट में ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक कर्स बन गया है, और डेवलपिंग कंट्रीज में इस प्रकार की इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ज्यादा देखा गया है। पैंडेमिक तो पूरी दुनिया में देखा गया है, बट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा है, रीजन बीइंग अनचेक्ड एंड इनडिस्क्रिमिनेट ह्यूमन एक्टिविटी। तो इसके कुछ फैसेट्स बताए यहाँ पे ऑथर ने। क्या क्या फैसेट्स बताए हैं? तो भाई आज की डेट में एनिमल्स को एक साथ लॉक करके रखा जाता है मीट प्रोडक्शन के लिए आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। आपने पोल्ट्री चिकन के बारे में सुना होगा। पोल्ट्री चिकन में क्या होता है, किसी चिकन फार्म में जाके देखिए, हजारों 2000 3000 चिकन्स को एक ही बड़े से केज के अंदर बंद करके रखा जाता है, बाद में उनको काटने के लिए ले जाया जाता है और लोगों में बेचा जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि इस प्रकार के आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में जब आप मीट प्रोड्यूस करते हो तो वहां पे जो भी वायरसेस हैं इन चिकन्स के अंदर, उनका म्यूटेशन होता है, और ये जो म्यूटेशन होता है अगर ये किसी भी प्रकार से इंसानी शरीर में घुस गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पहले क्या होते थे कि ये जो एनिमल्स होते थे ये वाइल्ड में रहते थे, ये जंगलों में रहते थे, और कहीं ना कहीं जंगलों के बाहर इंसान रहते थे। तो इंसानों का जानवर से उतना मेल मिलाप होता नहीं था, इतना आप कह सकते हो कि कन्फ्रंटेशन होता नहीं था। आज की डेट में जब इंसान जंगलों के इलाकों में घुस रहे हैं तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। उस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के चलते एनिमल्स में जो वायरस थे वो आसानी से ह्यूमन पॉपुलेशन में पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ह्यूमन पॉपुलेशन उनको संभाल नहीं पा रही। एड्स नाम के वायरस की बात कर लीजिए, कुछ हद तक कोविड-19 के वायरस की बात कर लीजिए, ये सब कहीं ना कहीं इनके जूनोटिक ओरिजिन बताए गए, एनिमल ओरिजिन बताए गए। अब एक बार ये वाला वायरस या वो सारे वायरसेस जो कि पहले एनिमल्स में फॉरेस्टी इलाके में घूम रहे थे, एक बार वो ह्यूमन पॉपुलेशन में पहुंचे तो ह्यूमन पॉपुलेशन में पहुंचने के बाद वो वेस्ट वाटर में तो पहुंच ही जाएंगे। कहीं ना कहीं वेस्ट वाटर में इनको रिफ्यूज मिल रहा है। वेस्ट वाटर में ये जो वायरसेस हैं ये प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ये मर नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टडी कराई गई इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में। वहां पे बहुत सारे वेस्ट वाटर सैंपल्स को उठाया गया, उनको टेस्ट किया गया। पता चला कि उन वेस्ट वाटर सैंपल्स में SARS-CoV-2 नोवेल कोरोना वायरस पाया गया है। फिर आप देखो तो सिडनी में भी कुछ इस प्रकार की रिसर्च कराई गई सीवेज में, तो सिडनी के सीवेज में भी इस प्रकार के वायरस पाए गए। फिर एक रिसर्च हुई यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग स्कॉटलैंड में। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग स्कॉटलैंड की ये रिपोर्ट क्या बोलती है? ये रिपोर्ट ये बोलती है कि भाई सीवेज वाटर में ये कोरोना वायरस एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि कोरोना वायरस के फैलने की जो वजह है, इट इज नॉट ओनली एयरबॉर्न, ये पानी के थ्रू भी फैल सकता है, और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं है। आपको पता है कि हमारे देश में पानी का पॉल्यूशन एक बड़ा पॉल्यूशन है, चाहे घर हो चाहे वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो। वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाला जाता है, वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज किया जाता है, चाहे वो लेक हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो ओशंस हो। उसके चलते जो हमारे रिवर लेक्स हैं, लेक वाटर है, उसमें बहुत सा ह्यूमन वेस्ट, सीवेज और टॉक्सिक वेस्ट पाया जाता है, और उसमें कोरोना वायरस के साथ साथ बहुत और प्रकार के वायरसेस भी पाए जा सकते हैं, और ये वायरसेस आपस में म्यूटेट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, और ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे। इंडिया में जो वाटर ट्रांसमिटेड वायरल पैथोजेंस काफी खतरनाक बताए गए हैं, उसमें कुछ हैं एस्ट्रो वायरस, हेपेटाइटिस ए, नोवो वायरस। डेवलप्ड कंट्रीज और इंडिया में क्या फर्क है? फर्क ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर्स को फॉलो करती है, मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर्स को कंज्यूम करती है। इंडिया में क्या है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस एक बड़ी पॉपुलेशन के पास नहीं है। ये बताना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इंडिया के ज्यादातर घरों में एक्वागार्ड नहीं है, ज्यादातर घर एक्वागार्ड अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में लोग डायरेक्ट रिवर से, लेक से, ग्राउंड वाटर से पानी पीते हैं, और ये पानी पॉल्यूटेड है, तो ऑटोमेटिकली वो बीमार पड़ेंगे। तो क्या हम इन सब चीजों के लिए तैयार हैं? क्या इस वाटर पॉल्यूशन के लिए हम तैयार हैं? ऑब्वियसली हम तैयार नहीं है। हम अभी भी पूरी तरीके से वायरसेस को समझते ही नहीं है, किस हद तक ये वायरसेस हमारी वाटर बॉडीज और ग्राउंड वाटर में घुस गए हम समझते ही नहीं है। यूपी बिहार के साइड चले जाइए तो आज भी डेट में भी ग्राउंड वाटर को लोग साफ समझते हैं, बट वो ग्राउंड वाटर साफ नहीं है। और जिस हद तक ये वाटर बॉडीज और ग्राउंड वाटर गंदी हो चुकी हैं, इनको डेकेड्स लग जाएंगे साफ करने में। और उसके बीच में सरकार की एक स्कीम निकल के आती है, नल से जल स्कीम। सरकार की नल से जल स्कीम 3 लाख करोड़ रुपए खत्म करेगी और बोलेगी कि भैया सारे हाउस होल्ड्स को, और खासकर सारे रूरल हाउस होल्ड्स को 2024 तक
ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन दिया जाएगा थ्रू टैप वाटर। बट क्या ये टैप वाटर साफ है? ऑब्वियस सी बात है, ये टैप वाटर यहाँ पे साफ नहीं है, हमारे ज्यादातर सोर्सेज कंटेमिनेटेड है। तो अभी इन कंटेमिनेटेड सोर्सेज को प्योरीफाई करने के लिए क्या किया जा सकता है? एक प्रोसेस होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। हमारा जो घर में एक्वागार्ड लगा है वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस को ही डिप्लॉय करता है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है। रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जो गंदगी है वो तो हट ही जाती है, हेल्दी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी ह्यूमन बॉडी के लिए हट जाते हैं। देखिए, पानी में कुछ अच्छे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वो ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस उसको भी हटा देता है। इसलिए आप घर में आरओ एक्वागार्ड वगैरह देखोगे ना, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस के साथ एडेड मिनरल्स भी जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस के चलते जो मिनरल्स वाटर से हट जाते हैं उसको आर्टिफिशियली वो जोड़ते हैं। दूसरा, ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस है, दिस इज नॉट अ चीप प्रोसेस, इट इज अ वेरी एग्जॉर्बिडेंटली प्राइस्ड प्रोसेस। यहाँ पे अच्छा खासा पैसा खत्म होगा। मतलब अगर आप आरओ को मैसिव स्केल पे डिप्लॉय करना चाहते हो, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्या सरकार उस लेवल पे पैसा खत्म करेगी? एक बड़ा सवाल है। दूसरा, इस वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक अल्ट्रावायलेट एक्वागार्ड ट्रीटमेंट की बात की जा सकती है। ठीक है भाई, ये भी कुछ हद तक इफेक्टिव है। अल्ट्रावायलेट एक्वागार्ड ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा है, अभी हो सकता है आरओ जितना महंगा ना हो, बट महंगा है। बट प्रॉब्लम ये है कि केमिकल कंटेमिनेंट्स को ये अल्ट्रावायलेट एक्वागार्ड ट्रीटमेंट नहीं हटाता है। तो यहाँ पे अलग अलग सॉल्यूशंस तो हमको दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये सारे सॉल्यूशंस में कुछ ना कुछ कमी है। तो फाइनली सॉल्यूशन है क्या? देखिए, सॉल्यूशन ये है कि कोई भी टेक्नोलॉजिकल सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट नहीं करता लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। प्रिस्टीन नेचुरल वाटर की बात कर लीजिए, सॉइल की बात कर लीजिए, ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका कोई भी टेक्नोलॉजिकल सब्स्टिट्यूट नहीं आ सकता। इसलिए सबसे बेटर तरीका ये है कि आप इन रिसोर्सेज को कंजर्व करो, हमारे नेचुरल लिविंग रिसोर्सेज को कंजर्व करो। तो अब भाई सीधी सीधी बात है कि क्या तरीका है कंजर्व करने का? तो भाई आप नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू अपने इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को कंजर्व करो। हमारे फॉरेस्ट के नीचे जो वाटर मिलता है वो नेचुरल स्प्रिंग वाटर जितना अच्छा है। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, ये बैक एंड में कोई बहुत तगड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही हो, प्लीज बियर विद मी। तो हमारे फॉरेस्ट के नीचे जो पानी है, अगर आपने मेरी बेसिक एनसीईआरटी की वीडियोस देखी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की वीडियोस देखी, तो मैंने आपको बताया कि भाई फॉरेस्ट बहुत जबरदस्त तरीके से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। जो फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो रेन वाटर को पकड़ लेती हैं और ग्राउंड वाटर एक्विफर्स को रिचार्ज कर देती हैं। तो जो ग्राउंड वाटर में पाया जाता है फॉरेस्ट के नीचे, वो बहुत नेचुरल पानी होता है, बहुत साफ पानी होता है, नेचुरल स्प्रिंग वाटर जैसा होता है। तो अगर हम इस पानी को कंजर्व कर लें तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी को कंजर्व कर सकते हैं, अपने लिए लिमिटेड पानी का मतलब रिसोर्स बना सकते हैं। कहीं ना कहीं हमने अपनी नेचुरल लिविंग को डिस्ट्रॉय किया। आप देखिए कितने मैसिव मोड पे हमारे फॉरेस्ट को काट दिया जाता है माइनिंग के पर्पसेस के लिए। जैसे जैसे आप फॉरेस्ट को काटते हो उसके नीचे जो अंडरग्राउंड एक्विफायर्स हैं वो भी उड़ जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारी नदियां हैं, उन नदियों के नीचे भी कुछ एक्विफायर्स पाए जाते हैं, उनको भी कंजर्व करने की जरूरत है। उसके ऊपर हम लोग थोड़ा देर में आते हैं। हमारा जो डेवलपमेंटल मॉडल है वो किस पे फोकस करता है? वो आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करता है। जैसे हाईवेज बनाओ, इंडस्ट्रियल प्लांट्स बनाओ, हाई राइज स्ट्रक्चर्स बनाओ, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाओ, बड़े बड़े कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बनाओ जहाँ पे लोग फ्लैट खरीद के रहेंगे। और इन सब चीज़ों के चलते जहाँ पे भी ये चीज़ें आप बनाओगे वहाँ पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं आप उनको बर्बाद करके रख देते हो। जिसमें जो सबसे पहला नेचुरल रिसोर्स जो सबसे खतरनाक तरीके से बर्बाद होता है वो है पेड़। पेड़ को तो फ्री फंड में यहाँ पे काट दिया जाता है, और आज की डेट में जो पेड़ों की कटाई है वो बहुत स्पीड पे चल रही है। तो नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग जिस प्रकार से तबाह कर रहे हैं भाई, बहुत अलार्मिंग पेस पे हम लोग अपने नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप सोचिए दोस्तों, डेवलप्ड कंट्रीज के रिस्पेक्ट में हम एक और टर्म्स में बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में चीजें कहीं ना कहीं स्टेबल हो गई हैं, उनकी जो बर्थ रेट है वो स्टेबल हो गई है, तो कहीं ना कहीं उनकी आबादी उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही है। वो लोग ऑलरेडी अपनी लग्जरी के टॉप लेवल पे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने लग्जूरियस लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत कटौती कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में जो लैंडस्केप है व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट एंड कंजम्पशन बाय पीपल वो स्टेबल है। इंडिया की जो आबादी है वो बढ़ रही है, इंडिया की पॉपुलेशन इज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, और ग्रोइंग पॉपुलेशन के चलते इंडिया का जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है। तो जो हमारे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके ऊपर जो हमारा प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है, जिसके चलते आगे आने वाले समय में हमारे सामने प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा बढ़ के आ सकती हैं। तो ऐसे केसेस में दो ऐसे अनपॉल्यूटेड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हमारे सामने बचे हैं जिसको अगर हम कंजर्व करें तो हम लोग कुछ हद तक अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो वही वाटर रिसोर्स होगा जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे फॉरेस्ट के नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो सबसे मेन वाटर रिसोर्स हो गया। दूसरा, रिवर्स के फ्लड प्लेन्स के नीचे जो एक्विफायर्स होते हैं, रिवर एक्विफायर्स, वो भी एक बहुत पोटेंट सोर्स होते हैं।
पानी जहां से नदियां बहती हैं उसके नीचे एक्वीफायर्स पाए जाते हैं, जहां पे पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, बड़े फॉरेस्ट हैं, उसके नीचे भी अंडरग्राउंड एक्वीफायर्स पाए जाते हैं। और ये दो ऐसे सोर्सेज हैं पानी के, दो ऐसे नेचुरल अंडरग्राउंड स्टोरेज मैकेनिज्म हैं जो कि रेन्यूएबल हैं। हर साल पानी बरसता है, हमारी नदियों में पानी आता है, वो पानी जब फॉरेस्ट पे गिरता है तो फॉरेस्ट ऑटोमेटिकली अंडरग्राउंड वाटर एक्वीफायर्स को रिचार्ज कर देता है। तो देखिए हर साल पानी बरसता ही है। जरूरी ये है कि हम अपने फॉरेस्ट को मेंटेन करके रखें और हमारे रिवर्स के फ्लड प्लेन्स को मेंटेन करके रखें, इनमें इंक्रोचमेंट ना करें। अगर हम इनमें इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे तो सालाना जो रिचार्ज है ग्राउंड वाटर का वो बढ़ता जाएगा और हम लोग उसको सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने की यहाँ पे एक कंडीशन है, देयर इज अ सेक्रेट कंजर्वेशन कंडीशन। कंडीशन ये है कि जितना एनुअली यहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा हमें उससे कम इस्तेमाल करना है, उसका एक फ्रैक्शन ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे ऑथर इस रिस्पेक्ट में बात कर रहा है कि भाई हमें अपने यूज के लिए चीजों को यूज भी करना है, मेंटेन भी करना है, साथ साथ आगे की जनरेशन के लिए भी छोड़ना है। तो अभी के जो ग्राउंड वाटर एक्वीफायर्स डिप्लीट हो गए हैं उनको फिर से रिचार्ज करने के लिए आप फॉरेस्ट को मेंटेन करके रखो, रिवर के फ्लड प्लेन्स को मेंटेन करके रखो, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई जितना भी पानी वो एक साल में रिचार्ज कर रहे हैं उससे कम पानी आप इस्तेमाल करो, तो ही तो फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी बचेगा। ये सब बातें यहाँ पे कही जा रही है और कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है। ऑथर ये बोल रहा है कि जो एक्वीफायर्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर उनमें जो ग्राउंड वाटर पाया जाता है वो हेल्दी मिनरल वाला वाटर होता है, उसको आप ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक आदमी एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीता है, मैक्सिमम 4 लीटर। भाई एक इंसान के पीने का पानी इस अंडरग्राउंड वाटर से जो कि फॉरेस्ट के नीचे है, जो कि रिवर्स के नीचे है, बहुत आराम से निकल सकता है। ये प्रॉब्लम तब हो जाती है जब इस अंडरग्राउंड वाटर को इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस अंडरग्राउंड वाटर को माइनिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है, इस अंडरग्राउंड वाटर को उल्टा सीधा गजल करके जो हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स हैं वो ड्राई रीजन में राइस और शुगर केन जैसे प्लांट्स की खेती करते हैं, जिससे इस पानी की बर्बादी होती है। इस प्रकार की बर्बादी को हमको बंद करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारा जो नेचर है उसकी कैपेबिलिटीज लिमिटेड है और हमको ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन कितने भी ऑथर यहाँ पे, कितने भी बुद्धिजीवी यहाँ पे आके बात बोल जाए, मैं आपको एक बात बता दूं, जल्दी ह्यूमन काइंड को ये बात समझ में आने वाली नहीं है। जब तक उनके घरों में जो नल है, जब तक उनके घरों में सबमर्सिबल्स हैं, जब तक उनसे पानी निकलता रहेगा तब तक वो पानी बर्बाद करते रहेंगे। वो पानी की बर्बादी उसी दिन बंद करेंगे जिस दिन उसमें से पानी आना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है एडिंग कोल टू द फायर। Adani's Carmichael coal project will generate jobs but significantly impact health and environment। इस आर्टिकल को लिखा है विनोद थॉमस साहब ने, ये फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक के, और चित्रांजलि तिवारी जी ने, ये इल्यूमिनस है ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया इस क्लाइमेट चेंज की फाइट को लूज कर रहा है और केवल इंडिया ही लूज नहीं कर रहा, दुनिया भर की बहुत सी कंट्रीज इसको लूज कर रही हैं। अब यहाँ पे अगर क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हमें लड़ाई जीतनी है तो कोल पे बहुत स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। दुनिया भर में थर्मल पावर प्रोडक्शन के लिए, मेटलर्जिकल स्टील के प्रोडक्शन के लिए हमें कोल की जरूरत होती है। कोल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं इंडिया रेन्यूएबल एनर्जी के प्रति कमिट कर रहा है, बट कहीं ना कहीं इंडिया के ऐसे कुछ डिसीजंस हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को टैकल नहीं कर पा रहे, जिसमें से एक डिसीजन है कोल इन्वेस्टमेंट ऑफ अदानी ग्रुप ऑफ $16.5 बिलियन इन कारमाइकल कोल माइन प्रोजेक्ट क्वींसलैंड। क्वींसलैंड नाम की जो प्रोविंस है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे कारमाइकल कोल माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया $16.5 बिलियन का। आज की डेट में कोल की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है, कहीं ना कहीं नए कोल इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज किया जा रहा है, रेन्यूएबल एनर्जी के इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज किया जा रहा है। लेकिन ये जो कारमाइकल कोल माइनिंग प्रोजेक्ट है इसको अदानी बहुत तेजी से टेकअप कर रहा है, भारत की सरकार बहुत तेजी से टेकअप कर रही है और ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी टेकअप कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार लिटरली अडानी को सब्सिडीज और इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है इस कोल को पैदा करने के लिए। अब आप सोचोगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया ऐसा क्यों करेगा, बहुत सिंपल लॉजिक है इसका। भाई अगर कोल माइनिंग होगी तो जो ऑस्ट्रेलिया की लोकल इकोनॉमी है जहां पे वो कोल माइनिंग हो रही है उसको बूम मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोकल इफेक्ट्स आएंगे। जब किसी एक पर्टिकुलर इलाके में इंडस्ट्री बढ़ती है तो उसके आसपास का इलाका डेवलप होता है। प्लस ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गवर्नमेंट के लिए भी और नेशनल इकोनॉमी के लिए भी फायदा है। अभी ऑस्ट्रेलिया में कोल पैदा होगा तो पूरा का पूरा कोल तो भाई ऑस्ट्रेलिया में यूज हो नहीं जाएगा, वो कोल वो लोग शिप में लोड करेंगे और बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। ज्यादातर वो कोल एक्सपोर्ट होकर इंडिया में आएगा, तो इससे ऑस्ट्रेलिया को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। तो यहाँ पे इस फॉरेन एक्सचेंज के सामने और लोकल इकोनॉमी को बढ़ाने के सामने जो हेल्थ और इन्वायरमेंटल हार्म वाला जो फैक्टर है इस माइनिंग और कंबशन की वजह से, ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार और इंडिया की सरकार इग्नोर कर रही है।
अगर आप बात करो आज की डेट में जो CO2 emissions है, दे आर द चीफ कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये हमको पता है। 2019 में टोटल एमिशंस पूरे दुनिया में कितने हुए? 36 बिलियन मेट्रिक टन्स। और इस 36 बिलियन मेट्रिक टन्स के एमिशंस में से 40% एमिशन कहां से आए? कोल से आए। आने वाले समय में ये जो कारमाइकल माइन है, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोल माइन बन जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये 60 मिलियन टन ऑफ कोयला एनुअली प्रोड्यूस करेगी और अपने 60 साल की लाइफ स्पैन में ये टोटल 2.3 बिलियन टन ऑफ कोयला यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाली है। ओके, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात अभी थोड़ी देर में करते हैं। अगर आप पूरी दुनिया की बात करो तो पूरी दुनिया में 2019 में 8 बिलियन टन कोल प्रोड्यूस हुआ और जो टोटल कोल का प्रोडक्शन हुआ उसमें से लगभग 16%, लगभग 1/6 एक्सपोर्ट किया गया। और ज्यादातर जो एक्सपोर्ट है कोयले का वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। मतलब कारमाइकल जो कोल माइन है ऑस्ट्रेलिया की, ये पहली कोल माइन नहीं ऑस्ट्रेलिया की। पहले ऑस्ट्रेलिया में बहुत से कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उससे पैदा किए हुए कोल को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो मतलब वो कोल ऑस्ट्रेलिया में नहीं जला रहे हैं, बट वो बाहर एक्सपोर्ट करके चला रहे हैं। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के जितने कोल एक्सपोर्ट्स थे उसमें से 16% इंडिया है। और अब यहाँ पे सीधा सीधा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की वायबिलिटी कुछ ऐसी है कि कारमाइकल कोल से यहाँ पे कोयला निकाला जाएगा और ज्यादातर कोयला इंडिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा, हालांकि बाकी दुनिया में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पे जो अडानी नाम की कंपनी है ये तो पैसा कमाएगी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार को फॉरेक्स अर्निंग मिलेगी और इंडिया में भी बहुत सारा कोल इंपोर्ट होगा, तो इंडिया की भी कोल की सप्लाई यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगी। इंडिया इज द प्राइमरी बायर इन दिस कारमाइकल कोल प्रोजेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जब कारमाइकल कोल आएगा और वो जलेगा तो इंडिया के एमिशंस भी बढ़ेंगे और ऑस्ट्रेलिया की जो कोल माइनिंग कोल एक्सपोर्ट्स है वहां पे इनकम ऑफ जॉब क्रिएट करेगी। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी का जो पर्सपेक्टिव है वो तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन जो पॉल्यूशन का पर्सपेक्टिव है, सॉइल इरोजन का पर्सपेक्टिव है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का पर्सपेक्टिव है, वो यहाँ पे निगेट हो रहा है। नेट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इंडिया के लिए भी, दुनिया के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी निगेटिव है। तो भले ही बिल्कुल लेटेस्ट इकोनॉमिक फिगर्स आपको थोड़े इंप्रूव नजर आए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी बढ़ती नजर आए, ऑस्ट्रेलिया में जॉब बढ़ती नजर आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती नजर आए, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती नजर आए, बट ओवरऑल जो इन्वायरमेंटल लॉस है, लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस है, लोगों की जो तबियत खराब होगी, लोगों में जो बीमारियां आएंगी, कैंसर होगा, उन सब चीजों को अगर आप यहाँ पे ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इंक्लूड करो तो इसके इफेक्ट्स निगेटिव ही आ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल ये दिया गया है कि साउथ वेस्टर्न चाइना में कोल की बर्निंग की वजह से जो इन्वायरमेंटल और सोशल डैमेज है वो कोल के दाम से 4 गुना, यानी जितना कोल प्रोड्यूस होकर मार्केट में बिका मान लो 100 रुपए का, तो 100 रुपए से रिस्पेक्ट में 400 रुपए का नुकसान हुआ है इन्वायरमेंटली और सोशली चाइना को। लेकिन ये जो नुकसान होता है ना वो इमीडिएटली नहीं दिखता है, प्रॉफिट आपको इमीडिएटली दिखता है, लेकिन नुकसान लॉन्ग टर्म होता है और लॉन्ग टर्म नुकसान आप एक स्किप कर दो। तो जैसे कि आप सोचिए कोई प्राइवेट कोल कंपनी है, उस प्राइवेट कोल कंपनी को अपना करोड़ों का प्रॉफिट दिखेगा या लॉन्ग टर्म में दूसरों की बीमारी हो गई, देश का पॉल्यूशन बढ़ गया, ये सब चीजें दिखेंगी। ऑब्वियसली बात है देश का पॉल्यूशन और दूसरों की बीमारी से उनको फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे देश में ऐसे बहुत से कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने इंडिया में ऐसी कोल फैक्ट्रीज खोल रखी हैं, इंडिया की हवा को वो बदनाम बेकार कर रहे हैं और खुद फॉरेन में किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में साफ हवा में वो जिंदगी जी रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिया में लोग मर रहे हैं, इंडिया का एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उनके पैसे बनने चाहिए। और कहीं ना कहीं जो कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी है उसमें हमारी सरकार इनका सपोर्ट करती, तभी ये ऐसा कर पाते हैं। अगर आप यूएस में कोल फायर्ड पावर स्टेशन की बात कर लो तो इसका हेल्थ डैमेजेस कितने बताए गए? जितनी कोल की प्रोड्यूस वैल्यू होती है उसके 1 से लेके 6 गुना तक, पावर आउटपुट का 1 से लेके 6 गुना तक नुकसान होता है लॉन्ग टर्म। उन नुकसानों में सोशल, एजुकेशनल, हेल्थ सब तरीके के नुकसान इंक्लूड कर लो। अगर आप बात करो इंडिया में कोल की वजह से 1 लाख प्री मैच्योर डेथ्स होती हैं सालाना, जिसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड लॉट है वो गरीब तबका है। और रिसेंटली एक और नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। नेगेटिव ट्रेंड ये है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में कोल के दाम गिर रहे हैं। अभी जब कोल के दाम गिर रहे हैं तो वो कोल माइंस जो कि कोयला प्रोड्यूस कर रही है वो आगे आने वाले समय में इतनी प्रॉफिटेबल भी नहीं होंगी। तो जब प्रोजेक्ट फाइनेंशियल वायबल नहीं होगा आगे आने वाले समय में तो लोग कोल में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पे बताया जा रहा है एक प्रकार की रैट रेस चल रही है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता एनवायरमेंटल, सोशल और हेल्थ इंपैक्ट से, जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है वो यहाँ पे लेके चलना चाहते हैं। तो सबसे खास बात यह है कि रेन्यूएबल एनर्जी अगर आपको प्रमोट करनी तो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पैसा कोई इन्वेस्ट करना चाहता नहीं, लोग इमीडिएट प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे हैं। कोल में इमीडिएट प्रॉफिट दिख रहा है तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। एनवायरमेंटल, हेल्थ, सोशल इंपैक्ट का उनको कोई लेना देना है नहीं।
अगर आप बात करो तो ये जो अडानी का डिसीजन है $16.5 बिलियन का कार्माइकल कोल माइन का, ये कहीं ना कहीं वायबल क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार यहां पे सब्सिडी दे रही है। 17 इंटरनेशनल बैंकों ने कार्माइकल माइन प्रोजेक्ट को फंड करने से मना कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने अभी भी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी इस बात को एसेस कर रहा है कि अडानी के इस कार्माइकल प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है या नहीं करना है। एक यहाँ पे रिपोर्ट भी निकल के आई है ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट से। रिपोर्ट क्या बोलती है? द स्पिल ओवर हार्म फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग एंड बर्निंग कोल इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रू कॉस्ट ऑफ कोल प्रोजेक्ट्स। मतलब कि यहाँ पे जो कोल निकल के आएगा, इसकी जो स्पिल ओवर हार्म है, इनको कोल प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट में एस्टिमेट नहीं किया जाता। अगर इन स्पिल ओवर हार्म्स को अगर आप एस्टिमेट करने लगोगे तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो आपको नेगेटिव में नजर आएगी। एक एस्टिमेट किया गया है कार्माइकल कोल प्रोजेक्ट से, ये बोला गया है कि इस कार्माइकल कोल प्रोजेक्ट के चलते जो हेल्थ कॉस्ट है ऑस्ट्रेलिया में वही बढ़ जाएगी $2.6 बिलियन से एनुअली। ये जो कोल माइन है, इनसे मैसिव अमाउंट्स ऑफ पर्टिकुलेट पॉल्यूशन एमिट होगा, जिससे हार्ट की डिजीज हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, लंग डिजीजेस, लंग कैंसर, इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो बढ़ेगी। जब ये कोयला लोड होकर इंडिया में आएगा और इंडिया में बर्न होगा तो इंडिया में भी यही प्रॉब्लम बढ़ेगी। और इन्वायरमेंटल डैमेज किसी एक कंट्री तक लिमिट नहीं होता है। जो इन्वायरमेंटल डैमेज ऑस्ट्रेलिया से इनिशिएट हो रहा है, वो इंडिया से इनिशिएट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं करके आसपास की कंट्रीज में भी पहुंचेगा। तो इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट इंपैक्ट बहुत बड़ा है। अगर आप बात करो कार्माइकल कोल माइन की, तो कार्माइकल कोल माइन का जो एनुअल एमिशन होगा ना, कार्बन इक्विवेलेंट में 79 मिलियन टन का होगा। अगर आप बात करो तो मलेशिया का पूरा देश 75 मिलियन टन ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट एमिट करता है एक साल में। ऑस्ट्रिया का पूरा देश 76 मिलियन टन ऑफ कार्बन एमिट करता है एक साल में। और यहां पे ऑस्ट्रेलिया का एक अकेला कार्माइकल प्रोजेक्ट 79 मिलियन टन इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन यहाँ पे एमिट कर रहा है। और साथ साथ ये कि अगर ये कार्माइकल कोल माइनिंग वाला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो गैलीली बेसिन जो है ऑस्ट्रेलिया का, वहां की सारी और एडिशनल कोल माइंस खुलने के चांसेस, वहां पे 9 एडिशनल कोल माइंस और वो भी खुल गई कार्माइकल जैसी, तो ओवरऑल CO2 एमिशंस हर साल इस कार्माइकल कोल माइंस के अलावा जो 9 कार्माइकल कोल माइंस हैं जो गैलीली बेसिन में, मतलब गैलीली बेसिन में कार्माइकल कोल माइन के अलावा जो और 9 है सब खुल गई, तो 705 मिलियन टन ऑफ CO2 एमिशन हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से, जो अभी के ऑस्ट्रेलिया के एमिशन से अकेले 1.3 गुना बड़ा है। मतलब ये जो गैलीली बेसिन में कार्माइकल कोल माइन है, यहाँ पे कोल माइकल का और भी अभी पोटेंशियल है। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के चक्कर में होगी। नहीं होती तो वो कार्माइकल माइन प्रोजेक्ट को भी रोक देते। अब ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे देश है जहां पे ऑलरेडी बहुत सी हीट वेव्स, बुश फायर्स, इंटेंस रेनफॉल देखने को मिली, जो कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार के स्टेप्स को आगे लेके जा रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्रीज है। भारत सरकार भी कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करती है, 2050 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं। तो जब हम कार्बन न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं, एक सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या कार्माइकल कोल माइन जैसे प्रोजेक्ट हमें कार्बन न्यूट्रल होने देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल। तो यहाँ पे ऑथर यही बोल रहा है कि अडानी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को ये जो कार्माइकल कोल माइन है, कार्माइकल कोल है, गैलीली बेसिन का कोल है, इसको अंडरग्राउंड ही छोड़ देना चाहिए फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। बट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी कोई काम नहीं करता, उसका एक्सप्लोरेशन तो देखिए होगा ही होगा। तो ये था आज का न्यूज़ एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही है रेगुलरली, आई मीन उसके लिए सॉरी, चूंकि बगल में कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कभी कभी इस प्रकार की आवाज़ें आती हैं, तो प्लीज़ बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।